हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 नाणकीय हिसाबी पद्धति 2 का चैप्टर नंबर 3 ब्रांच अकाउंट साखाना हिसाबों सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने ये चैप्टर की फर्स्ट मेथड के सम सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। और आज हम ये चैप्टर की सेकेंड मेथड का सम सीखेंगे, लेकिन सम सीखने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, जिससे हमारे को सम करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे बोला है शाखा ने प्रकार टाइप्स ऑफ ब्रांच। वैसे तो शाखा के प्रकार टाइप्स ऑफ ब्रांच और भी होते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ ये दो ही प्रकार, ये दो ही टाइप्स के रिलेटेड सम पूछाते हैं, इसलिए हम सिर्फ ये दो के बारे में समझेंगे। तो एक है परतंत्र शाखा डिपेंडेंट ब्रांच, इसको हम फर्स्ट मेथड बोल देंगे। और एक है स्वतंत्र शाखा इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसको हम सेकेंड मेथड बोल देंगे। तो परतंत्र शाखा डिपेंडेंट ब्रांच किसे कहते हैं? तो जिसमें मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस का पूरा कंट्रोल होता है शाखा ब्रांच के ऊपर, और शाखा के जो भी हिसाब होते हैं वो मुख्य ऑफिस की चौपड़े में लिखने में आते हैं। ब्रांच के जो भी अकाउंट होते हैं वो हेड ऑफिस की बुक में मेंटेन होते हैं इसमें। और स्वतंत्र शाखा इंडिपेंडेंट ब्रांच किसको बोलते हैं? तो जिसमें शाखा ब्रांच जो है उनका जो भी अकाउंट हिसाब होता है वो खुद अपने चौपड़े में लिखती है, अपनी बुक में मेंटेन करती है, तो उसको हम स्वतंत्र शाखा इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। सिंपल है, इसमें हेड ऑफिस मुख्य ऑफिस इनका हिसाब लिखती है, अकाउंट मेंटेन करती है, और इसमें शाखा ब्रांच खुद अपने हिसाब और अकाउंट मेंटेन करती है। और अब परतंत्र शाखा डिपेंडेंट ब्रांच मतलब कि फर्स्ट मेथड में से ये दो टॉपिक में से कोई एक टॉपिक का एग्जाम में सम पूछाता है, मतलब कि पड़तर कीमत कॉस्ट प्राइस या फिर भरतिया कीमत इनवॉइस प्राइस, इन दोनों में से कोई एक सम एग्जाम में पूछाता है। और सेकेंड मेथड स्वतंत्र शाखा इंडिपेंडेंट ब्रांच में शाखाना वार्षिक हिसाब हो ब्रांच फाइनल अकाउंट वाला सम पूछाता है, मतलब कि एग्जाम में मेथड 1 की और में मेथड 2 का सम पूछाता है। और अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो मेथड 2 का सम ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ वार्षिक हिसाब फाइनल अकाउंट ही बनाने के होते हैं। तो अब हम सेकेंड मेथड का सम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने 15 नंबर का सम लिया है। तो यहाँ पे बोला है पाटन की जो अलका एंड कंपनी है उनकी गांधीनगर में एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, एक स्वतंत्र शाखा है। और हम आपको यहाँ पे शाखाना वार्षिक हिसाब हो ब्रांच फाइनल अकाउंट और मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट बनाने का बोल दिया है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, शाखानु नफा नुकसान खातू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने शाखानु पाकू सरवैयू बैलेंस शीट, और साथ साथ हमारे को बोलेला मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट। अब हमारे को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे दिया है, काचू सरवैयू दे दिया है। तो ट्रायल बैलेंस काचू सरवैयू में जो इन्फॉर्मेशन दी है उन सब की एक एक एंट्री होगी, और नीचे जो हमारे को एडजस्टमेंट हवाले दिए इन सब की डबल एंट्री होगी। तो अब हम एंट्री करने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, माल नो शुरुआत नो स्टॉक कितना है 37,500। तो इसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सरू नो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 37,500। अब इसके बाद दिया है गुड्स रिसीवेड फ्रॉम हेड ऑफिस, मुख्य ऑफिस है थी मड़ेल माल कितना है 1,12,500। तो ये भी एक टाइप की हमारी खरीदी हुई परचेस हुई। तो इसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मुख्य ऑफिस थी मड़ेल माल गुड्स रिसीवेड फ्रॉम एचओ, और इसकी अमाउंट हम अभी अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसमें से जो परत हुआ है रिटर्न हुआ है वो माइनस करना है इस वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,12,500। अब इसके बाद हमारे को दिया है गुड्स रिटर्नेड टू हेड ऑफिस, मुख्य ऑफिस ने परत करेल माल। तो इसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे जो हमारे को गुड्स रिसीवेड फ्रॉम हेड ऑफिस है मुख्य ऑफिस की जो मड़ेल माल है उसमें से माइनस करेंगे हम। और हम लोग इसको माइनस करेंगे इसलिए हमारे को ये जमा बाकी पे दिया है, क्रेडिट बैलेंस में दिया है कितना है 15,000। तो इसकी एंट्री कर देते हैं हम माइनस मुख्य ऑफिस ने परत करेल माल गुड्स रिटर्नेड टू एचओ कितना है 15,000। अब 1,12,500 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 97,500, ये हम बाहर लिख देंगे। अब इसके बाद हमारे को दिया है हेड ऑफिस अकाउंट मुख्य ऑफिस नु खातू, और कहाँ दिया है जमा बाकी में इसकी अमाउंट दी है, क्रेडिट बैलेंस में इसकी अमाउंट दी है कितनी 1,12,500। इसके लिए इसकी एंट्री हम मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाकी आगड़ लाविया बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,12,500। हमारे को सब में इसकी जमा बाकी दिएली क्रेडिट बैलेंस दिएला, इस वजह से हमने इसको जमा बाजू क्रेडिट साइड पे एंट्री की है। अब इसके बाद है परचेसिस एंड सेल्स ऑफ गुड, मालनी खरीदी अने वेचाण। तो इन दोनों की एंट्री हम शाखानु व्यापार खातू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। खरीदी परचेस को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे,
और वेचाण सेल्स को हम जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और अब इन दोनों की हमें कौन सी अमाउंट लेनी है, तो याद रखना खरीदी परचेस हम हमेशा उधार करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए जो डेबिट बैलेंस दिया है, उधार बाकी दी है, वो हमारी खरीदी परचेस की अमाउंट हो जाएगी कितनी, 1,12,500। और ऐसे ही हम वेचाण सेल्स को हमेशा जमा करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए जो हमारे को क्रेडिट बैलेंस दिया है, जमा बाकी दिया है 2,70,000, वो हमारी वेचाण सेल्स की अमाउंट हो जाएगी। तो लिख देते हैं हम। और इन दोनों की अमाउंट हम अंदर साइड लिखेंगे, क्योंकि इसमें से जो परत हुआ है, रिटर्न हुआ, वो माइनस करेंगे इस वजह से। तो खरीदी परचेस की है 1,12,500 और वेचाण और सेल्स की है 2,70,000। और अब हमारे को गुड्स रिटर्न दे दिया है, माल परत दे दिया है, और इसकी दो अमाउंट दी है। मतलब कि हमारे को खरीद परत परचेस रिटर्न भी दे दिया है और वेचाण परत सेल्स रिटर्न भी दे दिया है। तो अब हम सबसे पहले खरीद परत परचेस रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातु ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे खरीदी परचेस में से माइनस करेंगे। तो इसके लिए हम कौन सी अमाउंट लेंगे, तो सिंपल है, हम खरीदी परचेस हमेशा उधार करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट हमारी खरीद परत परचेस रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि जमा बाकी क्रेडिट बैलेंस की जो अमाउंट है 7,500, ये हमारी खरीद परत हो जाएगा, परचेस रिटर्न हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कर देते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं खरीद परत परचेस रिटर्न कितना है, 7,500। अब 1,12,500 में से 7,500 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,05,000, वो हम बाहर लिख देंगे अमाउंट। और अब ऐसे ही हम वेचाण परत सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातु ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे वेचाण सेल्स में से माइनस करेंगे। और उसके लिए कौन सी अमाउंट लेंगे, तो सिंपल है, ऐसा ही हम ऑपोजिट करेंगे। जैसा कि हम वेचाण सेल्स को हमेशा जमा करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो उसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट मतलब कि डेबिट बैलेंस उधार बाकी की अमाउंट हमारा लिए वेचाण परत हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। कितना है, 15,000। तो हम लिख देते हैं। तो अब हम माइनस करेंगे वेचाण परत सेल्स रिटर्न 15,000। अब 2,70,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 2,55,000, वो हम बाहर लिख देंगे। अब इसके बाद हमारे को दे दिया है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय नूर जकात, कितना है, 7,500। तो इसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातु ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नूर जकात फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 7,500। के बाद हमारे को दिया है सैलरी पगार, कितना है, 16,500। तो इसकी एंट्री हम नफा नुकसान खातु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे को काउंस में डेट दी है, ब्रैकेट में डेट दी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, छुपा हुआ हवाला है। इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब इसकी सिर्फ एंट्री कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे पगार सैलरी, और इसकी हमारे को डेट दी है, वो भी लिख देंगे हम 28/2/2023। इसकी अमाउंट हम अंदर लिखेंगे क्योंकि हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। कितना है, 16,500। हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने इसको अभी टिक मार्क कर दिया है। अब इसके बाद है वेजस मजूरी, कितना है, 6,000। तो इसकी एंट्री हम शाखानु व्यापार खातु ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मजूरी वेजस 6,000। अब इसके बाद हमारे को दे दिया है बेड डेब्ट्स एंड बेड डेब्ट्स रिकवर्ड घालखाद अने घालखाद परत। तो इन दोनों की एंट्री हम नफा नुकसान खातु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो घालखाद बेड डेब्ट्स को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दे क्योंकि हमारे यहाँ पे अजू सॉल्व करने का बाकी है, इस वजह से यहाँ पे लिख देते हम घालखाद बेड डेब्ट्स, और घालखाद परत बेड डेब्ट्स रिकवरी को हम जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं घालखाद परत बेड डेब्ट्स रिकवरी। और अब इन दोनों की कौन सी अमाउंट लेंगे, तो सिंपल है, हम घालखाद बेड डेब्ट्स को हमेशा उधार करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हमारे को जो डेबिट बैलेंस दिया है, उधार बाकी दिया है 1,500, वो हमारा घालखाद बेड डेब्ट्स का अमाउंट हो जाएगा। और ऐसे ही हम घालखाद परत बेड डेब्ट्स रिकवरी को हमेशा जमा करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए जो क्रेडिट बैलेंस दिया है, जमा बाकी दिया है 3,750, वो हमारा घालखाद परत बेड डेब्ट्स रिकवरी का अमाउंट हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम 1,500 घालखाद बेड डेब्ट्स का और घालखाद परत बेड डेब्ट्स रिकवरी का 3,750। तो अब इसके बाद हमारे को दिया है डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स देवादारों और लेणदारों। तो सबसे पहले इन दोनों की एंट्री कर देते हैं। तो इन दोनों की एंट्री हम पाको सरवैयू बैलेंस शीट में करेंगे। तो देवादार डेप्टर्स को हम जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, मतलब कि मिलकत असेट्स साइड पे लिखेंगे, देवादारों डेप्टर्स। और लेणदारों क्रेडिटर्स को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे, मतलब कि देवाओं लाइबिलिटीज की साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेणदारों क्रेडिटर्स।
अब यहाँ पे किसके लिए कौन सी अमाउंट लेनी है इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सिंपल वे में बताती हूँ कि हम पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में जो भी एंट्री करेंगे, तो हम जिस साइड पे जो बाजू पे एंट्री करेंगे उसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट लेंगे। मतलब कि हमने देवादारों डेप्टर्स की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे एंट्री करी है, इसलिए हम उधार बाजू डेबिट साइड की अमाउंट लेंगे। देवादारों डेप्टर्स के लिए कितना है, 66,000। 66,000 तो हम लिख देते हैं देवादारों डेप्टर्स में 66,000। और ऐसे ही हमने लेनदार क्रेडिटर्स की उधार बाजू डेबिट साइड पे एंट्री की है, इसके लिए हम उसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट लेंगे। मतलब कि जमा बाकी क्रेडिट बैलेंस की अमाउंट जो 30,000 है ना, वो हमारी लेनदार की क्रेडिटर्स की अमाउंट हो जाएगी। तो लिख देते हैं हम 30,000। सिंपल है, पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में जो साइड पे एंट्री करेंगे ना उसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट लेनी है हमारे। अब इसके बाद हमको दिया है कैश एंड बैंक, रोकड़ अने बैंक, और हमको यहाँ पे दो अमाउंट दी है। मतलब कि एक हमारा रोकड़ सिल्लक कैश बैलेंस बन जाएगा और दूसरा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी बन जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों की एंट्री कर देते हैं, फिर हम अमाउंट डिसाइड करेंगे। तो रोकड़ सिल्लक कैश बैलेंस को हम हमेशा मिलकत असेट्स की साइड लिखते हैं, मतलब कि जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं रोकड़ सिल्लक कैश बैलेंस। और बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी को हम उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखते हैं, मतलब कि देवाओं लाइबिलिटीज की साइड पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी। और अब कौन सी अमाउंट लेनी है, तो मैंने बोला आपको ऐसे ही जो साइड पे एंट्री करी है उसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट लेंगे। मतलब के रोकड़ सिल्लक कैश बैलेंस की हमने जमा बाजू क्रेडिट साइड पे एंट्री की है, तो इसके लिए हम उधार बाकी डेबिट बैलेंस की अमाउंट लेंगे उसके लिए, क्योंकि हम ऑपोजिट अमाउंट लेते हैं। कितना है, 3,750। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3,750। और ऐसे ही हमने बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार बाजू डेबिट साइड पे एंट्री की है, तो उसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट लेंगे। मतलब कि क्रेडिट बैलेंस जमा बाकी की जो अमाउंट है 11,250, वो हम बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11,250। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सिंपल है, शाखानु पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में हम जो साइड पे एंट्री करेंगे उसके ऑपोजिट साइड की अमाउंट लेंगे, याद रखना ये। अब हम आपको यहाँ पे दिया है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10% सरकारी जामीनगिरियों। तो ये एक टाइप का हमारा रोकाण हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसकी एंट्री हम पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे, मतलब कि मिलकत असेट्स की साइड पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको इसकी दो वैल्यू दे दिए, मतलब कि एक चौपड़े कीमत बुक वैल्यू भी दी है और एक फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत भी दी है। तो याद रखना, हम जब भी एंट्री करेंगे तो जो चौपड़े कीमत दी होगी बुक वैल्यू जो दी है 71,250 उसकी एंट्री करेंगे। और हमारे को यहाँ पे काउंस में ब्रैकेट में डेट दे दी है, मतलब कि इसमें हमारे को छुपा हवाला दे दिया है, हिडन एडजस्टमेंट दे दिया है। तो इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ हम खाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकारी जामीनगिरी की एंट्री कर देते हैं। तो अब हम पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में जमा बाजू क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं 10% सरकारी जामीनगिरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इसकी अमाउंट हम अभी अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमारे को जो हवाला एडजस्टमेंट दिया है वो सॉल्व करने का बाकी है, इस वजह से। कितनी लेंगे, 71,250। यहाँ पे हमने इसको टिक मार्क कर दिया क्योंकि हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, इस वजह से। अब हमने यहाँ तक सारी एंट्री कर दी। अब हम हवाले एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो याद रखना, एडजस्टमेंट हवाले की डबल एंट्री होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पे बोला है द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएड एट ₹45,000। आखिर ना माल स्टॉक की कीमत 45,000। तो इसकी एक एंट्री हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 45,000, 45,000। और इसकी दूसरी एंट्री हम पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में मिलकत असेट्स की साइड पे करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सॉल्व करने का बाकी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 45,000। और अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पे हवाला देखते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं। तो हम आपको बोला है तारीख 25/3/2023 ना रोज मुख्य ऑफिस द्वारा 7,509 माल मोकलेल જે શાખાને 2/4/2023 ના રોજ મળેલ છે. On 25 March 2023, head office sent goods worth ₹7,500 to the branch, which were received by the branch on 2 अप्रैल 2023। भी एडजस्टमेंट हवाला ध्यान से समझना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, सबसे मेन हमें देखना ये हमें किसने भेजा है। तो यहाँ पे बोला है हेड ऑफिस मुख्य ऑफिस ने भेजा है। और क्या भेजा है, तो गुड्स भेजा है, माल भेजा है।
और हमारा साल कब खत्म होता है? 31/3/2023 को। और हमको ये कब मिला है? 2/4/2023 को, मतलब कि साल खत्म होने के बाद मिला है। तो इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। आपको सिंपल वे में बताती हूँ। तो हम ये जो अकाउंट जो है, ये खाते जो है, किसकी बुक में लिखते हैं? तो हम अभी ये शाखा की बुक में लिखते हैं, ब्रांच की बुक में लिखते हैं। तो अब मुख्य ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है, कुछ भी माल गुड्स भेजेगी या फिर कोई भी चीज़ भेजेगी, वो हमारे को मतलब यानी शाखा ब्रांच को साल खत्म होने के बाद मिलेगा या फिर साल खत्म होने तक नहीं मिलेगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी। मतलब कि 31/3/2023 के बाद हमारे को माल मिला है, गुड्स रिसीव हुआ है, या फिर 31/3/2023 तक हमारे को गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, फिर माल नहीं मिला है, तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। याद रखना, मुख्य ऑफिस पास से मिला हुआ है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। और इसके बाद थर्ड नंबर पे हमको बोला है तारीख 29/3/2023 ના રોજ શાખાએ મુખ્ય ઓફિસને મોકલેલ રોકડ ₹15,000 મુખ્ય ઓફિસને તારીખ 31/3/2023 સુધી મળેલ નથી. On 29 March 2023, the branch sent cash of ₹15,000 to the head office, which was not received by the head office till 31st March 2023. तो अब यहाँ पे सबसे मेन देखना है कि किसने भेजा है और क्या भेजा है। तो यहाँ पे क्या है? ब्रांच ने सेंड किया है, शाखा ने भेजा है। और क्या भेजा है? तो रोकड़ भेजी है, कैश भेजा है। तो इसमें सिंपल है, हम ये जो अकाउंट जो खाते हैं शाखा की चौपड़े में लिखते हैं, ब्रांच की बुक में लिखते हैं। तो अब शाखा ब्रांच ने साल खत्म होने से पहले रोकड़ कैश भेज दिया। अब वो मुख्य ऑफिस को मिला है कि नहीं मिला है, रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ, वो शाखा ब्रांच की प्रॉब्लम नहीं है। शाखा ब्रांच ने भेज दिया है तो शाखा ब्रांच इसकी एंट्री करेगी, क्योंकि हम ये शाखा की बुक में लिखते हैं, ब्रांच की बुक में लिखते हैं, इस वजह से। तो कितना है? 15,000 है। और क्या है? कैसे? रोकड़ है। लेकिन ये जो मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको हम रेमिटेंस कैश बोलेंगे, मार्गस्थ रोकड़ बोलेंगे। तो इसकी एक एंट्री तो हम पाकू सर्वयू बैलेंस शीट में जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे, मतलब कि मिलकत असेट्स की साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्गस्थ रोकड़ रेमिटेंस कैश। कितना है? 15,000। और इसकी दूसरी एंट्री हमने ये किसको भेजा है? मुख्य ऑफिस को भेजा है, हेड ऑफिस को भेजा है। तो मुख्य ऑफिस खातू हेड ऑफिस अकाउंट में करेंगे, कहाँ? जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम मार्गस्थ रोकड़ रेमिटेंस कैश 15,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको बोला ऑन 1 October 2022 हेड ऑफिस हैज सेंड फर्नीचर वर्थ ₹45,000 to the branch, the account of which is maintained in the books of head office. Depreciation is to be provided at 10% on the same. બોલા है તારીખ 1/10/2022 ના રોજ મુખ્ય ઓફિસ દ્વારા ₹45,000નું ફર્નિચર મોકલવામાં આવેલ છે. ફર્નિચરનું ખાતું મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે રાખવામાં આવે છે. ફર્નિચર ઉપર 10% લેખે ઘસારો ગણવામાં આવે છે. तो इसमें याद रखना है, यहाँ पे क्या बोला है? हेड ऑफिस की बुक में फर्नीचर का अकाउंट मेंटेन होता है, फर्नीचर का खातू मुख्य ऑफिस के चौपड़े में रखवामा आता है। तो इस वजह से हम फर्नीचर की जो वैल्यू दी है 45,000, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी एंट्री मुख्य ऑफिस के चौपड़े में होती है, हेड ऑफिस की बुक में होती है। लेकिन जो इसके ऊपर घसारो बोला है, डेप्रिशिएशन बोला है, उसकी एंट्री हम करेंगे यहाँ पे। तो हम इसके ऊपर का घसारो डेप्रिशिएशन गिन लेते हैं। तो अब हमको फर्नीचर कितने का मिला है? 45,000, 45,000 का। और उसके ऊपर घसारो डेप्रिशिएशन कितना बोला है? 10% बोला है। लेकिन ये क्या है? पूरे साल का है, मतलब एनुअल है, वार्षिक है। और हमको फर्नीचर 1/10/2022 को मिला है, मतलब कि साल के बीच में मिला है। और हमारा साल कब खत्म होता है? 31/3/2023 को। तो अब 1/10/2022 से 31/3/2023 के बीच में जितने महीने आते हैं, जितने मंथ आते हैं, इतने का ही हम घसारो डेप्रिशिएशन गिनेंगे। तो कितने मंथ आते हैं इन दोनों के बीच में? तो 6 मंथ आते हैं। तो हम 6 महीने का ही घसारो गिनेंगे। इंटू में 6 करेंगे, अपॉन में 12 करेंगे। तो अब 45,000 गुणिया 10% करेंगे तो 4,500 हो जाएगा। तो 4,500 गुणिया 6 अपॉन में 12 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 2,250। ये हमारा हो गया घसारो डेप्रिशिएशन। तो इसकी एक एंट्री हम नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उधार बाजू डेबिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं घसारो डेप्रिशिएशन 2,250। और इसकी दूसरी एंट्री हम मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट में जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे, क्योंकि फर्नीचर का खातू, फर्नीचर का अकाउंट मुख्य ऑफिस हेड ऑफिस मेंटेन करती है, इस वजह से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम घसारो डेप्रिशिएशन 2,250।
अब हमने यहाँ तक सारे हवाले एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ कर दी है, लेकिन ऊपर जो छुपे हवाले दिए थे हिडन एडजस्टमेंट, इसकी एंट्री करनी बाकी है। यहाँ पे हमारे पगार दिया है तारीख 28/2023 सुधी, सैलरी दी है अप टू 28 Feb 2023, मतलब कि फेब्रुआरी तक दिया है हमारे को पगार। कितना बोला है? 16,500। लेकिन हमारा साल कब खत्म होता है? 31/3/2023 को, मतलब कि हमारे को यहाँ पे 1 महीने का पगार सैलरी नहीं दी है, तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसको किस तरह ढूंढेंगे? तो हमारे को पगार सैलरी कितना दिया है? 16,500, लेकिन कब तक दिया है? 28 Feb 2023 तक दिया है ना। हमारा साल कब खत्म होता है? 31/3/2023 को। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आता है? 1 मंथ का। तो हमारे को 1 मंथ की पगार सैलरी नहीं दी है, तो हम इसको ढूंढेंगे किस तरह? तो ये जो 16,500 दिया है हमारे को पगार सैलरी, तो ये कितने महीने का दिया है हमारे को? तो ये 11 महीने का दिया है, क्योंकि हमारा साल 1/4/2022 से शुरू हुआ था, तो वहाँ से 28/2/2023 तक हमारे 11 महीने हो गए, तो 11 महीने का दिया है। तो 16,500 भाग्या 11 करेंगे हम, तो हमारे को 1 महीने का पगार 1 मंथ की सैलरी मिल जाएगी। कितनी आएगी? 1500। तो ये हमारा क्या हो गया? चुकवानो बाकी पगार, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसकी एंट्री कर देते हैं हम। तो इसकी एक एंट्री हम जहाँ पगार सैलरी लिखा है उसके अमाउंट में प्लस करेंगे। चुकवानो बाकी पगार, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 1,500। तो 16,500 प्लस 1,500 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। और इसकी दूसरी एंट्री हम पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में देवा लाइबिलिटीज की साइड पे करेंगे, क्योंकि हमने चुकवाने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो हमारा देवा हुआ लाइबिलिटीज हुई। चुकवानो बाकी पगार, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। अब इसके बाद बोला 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 10% सरकारी जामीनगिरियों, मतलब कि ये हमारा एक टाइप का रोकाण हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसके ऊपर हमारे को ब्याज इंटरेस्ट मिलने का बाकी है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे बोल दिया है परचेज हमने कब किया? ये 1/10/2022 को खरीदा है। इसके कितने परसेंट है? 10% की है सरकारी जामीनगिरी। तो हम कभी भी अब इंटरेस्ट गिनेंगे, ब्याज गिनेंगे, तो याद रखना कि हम ये जो दार्शनिक कीमत दी है, फेस वैल्यू जो दी है 75,000, इसके ऊपर गिनेंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकारी जामीनगिरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने की है? 75,000 की है। ने कितने परसेंट है उसके? 10% है, तो इंटू में 10% करेंगे। लेकिन हमने ये कब खरीदी है? तो 1/10/2022 को ना। हमारा साल कब खत्म होता है? 31/3/2023 को। तो इन दोनों के बीच में कितने मंथ का डिफरेंस आता है? तो 6 मंथ का डिफरेंस आता है। तो हम ये जो इंटरेस्ट गिनेंगे ये 6 महीने का ही गिनेंगे, याद रखना। तो 75,000 गुणिया 10% करेंगे, इंटू में 6/12 करेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 3,750। तो ये हमारा हो गया मणवानु बाकी ब्याज, रिसीवेड इंटरेस्ट। तो इसकी एक एंट्री हम नफा नुकसान खातू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मणवानु बाकी ब्याज, रिसीवेड इंटरेस्ट कितना है? 3,750। और इसकी दूसरी एंट्री हम जहाँ पे पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में हमने मिलकत असेट्स की साइड पे जो 10% सरकारी जामीनगिरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखी है उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मणवानु बाकी ब्याज, रिसीवेड इंटरेस्ट कितना है? 3,750। अब 71,250 प्लस 3,750 करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा 75,000। तो वो अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ तक हमने सारी एंट्रियाँ कर ली है। अब हम अकाउंट खाते क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यापार खातू ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड लिख देंगे हम। जैसा कि यहाँ पे जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 3 लाख, तो हम दोनों साइड लिख देंगे 3 लाख। और अब जमा बाजू क्रेडिट साइड के टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की सारी एंट्रियाँ माइनस करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना आता है हमारा डिफरेंस? 46,500। तो अब हम ये काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट को नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट 46,500। और अब हम नफा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करेंगे। तो अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, और जो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो दोनों साइड लिख देंगे हम। जैसा कि जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 54,000, तो हमने दोनों साइड लिख दिया। और अब जमा बाजू क्रेडिट साइड के टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की सारी एंट्रियाँ माइनस करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा चोखो नफो नेट प्रॉफिट। तो कितना डिफरेंस आता है हमारा? 32,250।
और अब हम ये जो चोख्खो नफो नेट प्रॉफिट आया उसको हम मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट की जमा बाजू क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे चोख्खो नफो नेट प्रॉफिट 32,250। तो अब हम मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट बंद करेंगे। तो अब हम जमा बाजू क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल आता है 1,62,000। तो हम दोनों साइड लिख देंगे हम। और अब ये टोटल में से उधार बाजू डेबिट साइड की एंट्रियाँ माइनस करेंगे जो कि है ही नहीं, तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा 1,62,000। तो इसको हम लिख देंगे बाकी आगे लई गया बैलेंस क्लोज डाउन। और अब मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट की जो आखिरी बाकी क्लोजिंग बैलेंस आया 1,62,000, इसको हम पाकू सरवैयू बैलेंस शीट की देवा लाइबिलिटीज की साइड पे ले जाएंगे। मतलब उधार बाजू डेबिट साइड पे लिखेंगे मुख्य ऑफिस नु खातू हेड ऑफिस अकाउंट कितना है 1,62,000। तो अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो पहले मिलकत असेट्स का टोटल करते तो हमारा आता है 2,04,750। और ऐसे ही अब हम देवा लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं तो 2,04,750 आता है इसका भी टोटल। तो अब इससे हमें पता चल जाएगा, हमारे को टैली हो जाएगा कि हमारा सम सही है। यहाँ पे हमारा सम फिनिश हुआ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको जो भी समझी हो वह मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।